तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो हुआ 11 जनवरी 2021 मैथ के सारे सवाल। और चलिए और बढ़ते हैं। कभी कभी क्या हुआ है कि बीच में एक आध गो मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन, और जिसके वजह से मैंने कमेंट आप लोग का पढ़ा था, अब पता नहीं कभी काल हो जाता है ऐसा। आइए आज का जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल सब पूछे गए हैं एग्जाम में। दोस्तों मैं एक दिन लेट आता हूं लेकिन एकदम पूरी तरह से क्वेश्चन का जांच पड़ताल करके आता हूं ताकि आपको सही चीज मिले और एग्जाम में आप सही करके आए। तो सबसे पहला सवाल आज का कहता है, देखिए परसेंटेज से सवाल पूछा, अब सवाल का चेंज कर रहा है लेवल। देखिए कहता है कि विषय में 32% छात्र फेल हुआ तथा दूसरे विषय में 42% फेल, दोनों विषय में 30% फेल, तो दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए जबकि कुल छात्र की संख्या 1500 है। ये दो बार कितने कितने लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा। एक विषय में 32% छात्र फेल हुआ और दूसरा विषय में 42% छात्र फेल हुआ, दोनों विषय में फेल होने वाला 30% है, तो दोनों विषय में कितना प्रतिशत पास हुआ यह पूछता है। कितना प्रतिशत नहीं, कितना पास हुआ जबकि संख्या जो है कुल 1500 है। ठीक है, देखिए ये फेल पास वाला सवाल जब भी रहेगा ना तो दो सब्जेक्ट पर रहेगा, या तो चाय कॉफी पीने का बात रहेगा या इंग्लिश हिंदी का बात रहेगा, मैथ इंग्लिश का बात रहेगा। ऐसे रहेगा कि मैथ में इतना फेल, गणित में इतना, मैथ में इतना फेल, हिंदी में इतना फेल, तो दोनों में इतना फेल, तो दोनों में कितना पास, ऐसा सवाल रहता है। इसके लिए याद रखिएगा दोस्तों, एक फार्मूला है कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। सुनो, अब फेल बराबर फार्मूला है फेल ध्यान देना, फेल प्लस फेल माइनस फेल। आज लो, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। सुनिएगा, दोनों विषय में जो फेल होगा उसको यहां लिखना है, या दोनों विषय में जितना पास होगा उसको यहां लिखना है। लास्ट में लिखिएगा उसको जो दोनों सब्जेक्ट में कहेगा। ऐसा भी कह सकता है किसी गांव में 40% लोग चाय पीते हैं, 35% लोग कॉफी पीते हैं और 45% या 20% ऐसा होगा जो दोनों पीते हैं, 20% दोनों पीते हैं। तो दोनों का जो बात होगा उसी को लास्ट में लिखिएगा, घटाइएगा उसी को। और एक बात, जब पास पूछेगा तब फेल वाला से बनाना है, अब फेल पूछे तब पास वाला से बनाना है। ये बात पूरा दिमाग में बैठा लेना है कि पास पूछे तब फेल वाला पर, अब फेल पूछे तब पास वाला पर रगड़ देना है। सुनिएगा, इस बार कहता है कितना छात्र पास हुए, कितना छात्र पास हुए, पास पूछा है, हम बनाएंगे इस सवाल को फेल वाला पर, तो पास वाला फॉर्मूला हम मिटा दिए। अब सुनिए, तब फेल कितना हुआ पहले ये पता करो। तब पहले फेल सुनो, 32% छात्र फेल हुए, एक विषय में 32% फेल हुआ, प्लस फिर फेल लिखेंगे दूसरा विषय वाला 42% फेल हुआ, 42% लिखा, और दोनों में फेल हुआ कितना 30%, यहां 30% लिखा। अब घटा लीजिए, 32 30 तो 2 बचा, 42 2 हुआ 44% तो फेल हुआ भैया। तो अब लिख लेना यहां पर पास इन बोथ सब्जेक्ट। पास इन बोथ सब्जेक्ट का मतलब बुझे, यानी दोनों विषय में कितना पास, तो टोटल होता है 100%। अब फेल निकल के आया है 44%, 44% को टोटल को घटा दीजिए, यह हो जाता है आपका 56% पास। तो संख्या में ना पूछा है आपसे, संख्या में पूछा है, तो टोटल विद्यार्थी है 1500, इस 1500 का 56% कितना होगा। प्रतिशत से 2 जीरो काट दिया, 15 छक्के 90, 15 पचे 75, 9 हुआ 84, 840 विद्यार्थी भैया, 840 विद्यार्थी आपको पास हुआ है। ठीक ना। आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछ लिया हम लोगों से। सुनिए, यह सवाल पूछा आपसे
क्या कहता है जानते हैं कि दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है, इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? सुनिए एक बात सुनिए, पीछे जो एग्जाम हुआ ना इस बार एनटीपीसी का, उसमें ये बात नहीं देता था कि कुल हानि 18 रुपया के हो गया, 20 रुपया के हुआ, ई वाला डाटा नहीं रहता था, नया डाटा जुड़ गया। दो साइकिल सामान्य मूल्य पर पहले कैसे होता था कि दो वस्तु को बेचा गया, एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि हुआ, तब बताइए जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा और सेम चेंज होगा, सेम चेंज का मतलब हुआ कि जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत का हानि, तो हमेशा लॉस होता है, और लॉस बराबर x² बटा 100% ही फॉर्मूला होता है। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा, सेम चेंज होगा, ऑलवेज लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा x² बटा 100% का। x का मतलब होता है जितना प्रतिशत लाभ उतने प्रतिशत हानि, वही मान, जैसे इसमें हुआ ना 20% लाभ 20% हानि, वही 20 रखाएगा x की जगह। एक बात सुनिए, लेकिन जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान रहे, अभी तक ना पूछा है, पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। सुनिए इसमें क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी लाइन कटा हुआ है तो फिर भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा है और इन्वर्टर जो है लोड नहीं ले रहा है, ठीक है ना। अभी तो ज्यादा आज लाइन कटा है तो हम नहीं चाहते कि आपका क्लास डिस्टर्ब हो, हालांकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा हो, मैं नहीं दिख रहा हूं, हम काले दिख रहे हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, चलिए दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। अगर सुनो, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होगा, सेम चेंज होगा ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन इस बार तो लॉस होगा, क्योंकि दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा गया है, विक्रय मूल्य समान था, तो इस बार लॉस देखिए तो कितना का हुआ, तो x के जगह आप 20 रख दोगे, स्क्वायर कर दोगे, 100 से भाग लगा दोगे। 20 के स्क्वायर 400 में होता है, और 400 को 100 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4% का क्या हुआ, हानि हुआ, 4% का हानि हुआ, जबकि हानि हुआ है 18 रुपया का। प्रतिशत में 4% का हानि, जबकि रुपया में 18 रुपया का हानि, ये दोनों हानि है इसीलिए हुआ आपस में बराबर। तो कहेंगे अब 100% का मान ही ना क्रय मूल्य होगा, अरे उस वस्तु के 4% का मान 18 हुआ, 100% का मान निकालिए, 18/4 गुना 100, 4 से कटा 25 बार में गुना कर देते हैं, 18 5 90 हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 45, ठीक ना, 450 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, तब पढ़ के जाइए, एग्जाम में आएगा, ये टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, केवल डिजिट चेंज करेगा। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम जब दे के आए तो हमें व्हाट्सएप किया, और मैंने व्हाट्सएप पर देखा, कहा कि भाई सर आप जो पढ़ा रहे थे अभी जो क्वेश्चन चल रहा है बस डिजिट चेंज करके पूछ रहा है, तो ध्यान देना। कहता है एक 10, यहां पर ना कुछ चेंजिंग था इस क्वेश्चन में, मुझे डाउट है। यहां पर क्या था कि ए 10% साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लेता है, और बी, यहां पर बी होना चाहिए, बी 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। 6 माह में दोनों द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा मुझे इसके डाटा में डाउट है, लेकिन अगर ऐसा हो, सवाल ऐसा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। ये 10% पर लिया है तो 6 महीना में मान लीजिए कि 10 का आधा, 1 साल में ना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, मतलब 1 साल में क्या होता है, 1 साल जब हो जाता है तब चक्रवृद्धि ब्याज उधर चला जाता है, क्या अगले साल ब्याज जुड़ जाता है मूलधन में। लेकिन 1 साल तक का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अगर रेट समान है तो समान ही रहेगा। तो 6 महीना में क्या होगा, 6 महीना में 5% हुआ, तो इसका 5% हुआ। लेकिन अगर उसका बात करें दोस्तों, तो 5% के दर से 6 महीना में, तो देखिए 1 साल तक में समान होगा, 1 साल तक तो समान रहेगा, 1 साल तक समान रहेगा। अगर ये 10% दे रहा है 10% के दर से, तो वो 5% ही देगा 5% के दर से। 1 साल तक भी 6 महीना 10 महीना ये दोनों समान रेशियो रहेगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2:1 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है इसके डाटा में, हो सकता है 6 माह ही कहता है ना,
इस तरह का हो सकता था, तो मैंने अपने तरीके से कुछ इसमें किया नहीं है छेड़छाड़। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मुझे थोड़ा अधूरा मिला था वो। चौथा देखिए, कहता है कि ए बी और सी, आगे सब क्वेश्चन सही है। ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, तो ए बी सी तीनों का योग कितना हो जाएगा? तीनों का योग कितना हो जाएगा भैया? अरे एबीसी के वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है ना, 3 आदमी है, औसत आयु 22 66 वर्ष हो गया तीनों का कुल आयु। अब कहता है सी, बी और सी, देखिए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष, तब बी और सी के वर्तमान औसत आयु 25 है, तो 2 आदमी, तब 25 दूना कितना? 50 वर्ष हुआ। तो अब यहां बी सी को घटा दीजिए तो ए का बच जाएगा, नहीं ए का कितना हो जाएगा? ये 16, तो 16 वर्ष हो गया ए के वर्तमान आयु। 9 वर्ष बाद कहता है ए की आयु क्या होगी? 9 वर्ष बाद ए की आयु कितना होगा? 16 प्लस 9 25 वर्ष, क्योंकि अभी है 16 का, तो 9 वर्ष बाद 25 का हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला, चलिए अगला, लाइन कटा हुआ है, कोई बात नहीं है, काम तो होगा ही। कहते हैं कि बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर? उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे है फौलादी, हिम्मत है हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आइए, अगर इरादे आपकी फौलादी है तो कोई भी समस्या आपके लिए चुनौती खड़ा नहीं कर सकता। देखिए, एक छात्र किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करता है, परंतु वह 15 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 38% अंक प्राप्त करता तब वह पास होने में 25 नंबर अधिक लाता है। पास होने का प्रतिशत कितना होगा? ए भैया, 33% अंक प्राप्त करता है, अब पास होने से 15 नंबर कम लाया है, इसलिए मैंने माइनस से डिनोट कर दिया। अगला बार क्या किया? गुस्साल गया, अगला बार एग्जाम में बैठा और कहा कि जो 38% प्राप्त कर लिया, तो इस बार पास होने से 25 अंक ज्यादा लाया है। सुनो, यहां ध्यान देना, इधर वाला का हमेशा अंतर करना। अभी देखो, इधर वाला का हमेशा अंतर, और टोटल मार्क्स हम निकालेंगे कि कितने नंबर का एग्जाम हुआ। एग्जाम में आपसे यह भी पूछ सकता था कि कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ, जरा यह बता दो। सुनो, तो पहले इसका अंतर हमेशा लिखना है और बराबर में लिखना है, 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के, यानी प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। और दोनों बार कम नंबर लाता, पास होने से कम में लाता तो घटाते, दोनों बार ज्यादा लाता तो भी घटाते, लेकिन एक बार कम एक बार ज्यादा तो जोड़ दीजिए 40। तब 5 8 40, यानी 100% का मान निकालेंगे तो 800 हो जाएगा। नहीं, 5% का मान 40, 100% का मान 800, यानी 800 नंबर का एग्जाम हुआ था। सवाल क्या कहता है जानते हैं? तब वह पास होने, हाँ, तो कहता है पास होने का प्रतिशत कितना होगा। तो पहले एक बात बताइए कि पास मार्क्स कितना होगा जानते हैं? पास होने के लिए 33% लाया तो 15 नंबर कम में ना था, यानी कि 800 का 33% लाया, अब 15 नंबर कम था तब 15 और लाता तब पास होता, यानी 800 का 33%, अब 15 नंबर और कहा कि 33% लाया लेकिन 15 नंबर कम था, तो 800 का 33% लाता, अब 15 नंबर और लाता तब पास हो जाता। लीजिए, प्रतिशत से हम 2 जीरो को काट देंगे, 8 3 24, 8 3 24 और 2 हुआ 26। देखिए, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, अब 15 और जोड़ दीजिए, तब 5 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये हो गया कितना? बट्टा में 2 हो गया, 5 4 9 6 1 7, ये 2, यानी 279 नंबर पर पास होगा। कहता कि पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो 279, लेकिन आपसे यह कह रहा है कि पास होने का प्रतिशत क्या होगा। तो 279 नंबर पर पास है, 279 कितना मिलाना है? 800 में, 800 नंबर का एग्जाम हुआ है, तो बट्टा में 800, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है ना। अब ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 8 से इसको भाग लगा के जो भी आ जाए, जैसे 8 3 24, शेष बचा 3, 3 पर 9 39, 8 चौके 32, अब उतरा 7, ठीक ना। तो दशमलव दे दिए, 7 पर 0 70, 8 8 64, यानी लगभग
34.8% पास होने के लिए चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह सवाल तो भैया एक बच्चा भी बना सकता है, इतना सवाल आसान पूछा। एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करिए। ये क्षेत्रफल है 50 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई है 10, 10 से भाग दे दीजिए, चौड़ाई निकल जाएगा, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। 0 से 0 कटा, यानी 5 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें भी सेंटीमीटर था तो एगो कटा, 1 सेंटीमीटर बचा, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला बढ़िए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बड़ा जबरदस्त सवाल पूछ लिया, मेंसुरेशन का अब तक के इस बार के एग्जाम का सबसे खतरनाक सवाल। कहता है खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं अब लाइट जलाता हूं कहीं काम कर जाए, ना 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 ना, सुनिएगा। सवाल कहता है खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। दोस्तों एक खोखला गोला होगा तो खोखला गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है भैया, खोखला गोला के आयतन, नहीं गोला, कौन सा गोला, तो बड़का गोला में से छोटका गोला घटाएंगे, यानी 4/3 पाई इंटू RQ माइनस RQ। ठीक ना, ये खोखला गोला का आयतन होता है। आप पहले यह पता कर लीजिए खोखला गोला जिस चादर से बना है उस चादर की क्वांटिटी कितनी, उसकी मात्रा कितनी, आयतन कितना है, यह पता करो। तो ये 4/3 ये पाई RQ, तब बड़का R ये 5 और छोटका R ये 3, तब 5 का Q 125 और 3 का Q कितना 27। ठीक, घटा देंगे, ये 4/3 पाई इंटू हो जाएगा 98, 15 में से 7 8, ठीक है, 11 में से 2 9, इतना हो गया। अब एक ठोस बेलन बनाना है, उस ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान देना, बेलन का आयतन, सुनो, यह चादर से, ये जितना क्वांटिटी चादर का है ना, जो आयतन आया, इसी से बना देना है बेलन, यानी यह रहेगा बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक ना, और जबकि आयतन लेना है 4/3 पाई इंटू 98। ये पाई से पाई काट दियो और r², r त्रिज्या बेलन का कितना 7, तो 7 गुना 7, ठीक है, और इंटू h, और ये 4/3 इंटू 98। अब ये लीजिए 7 49, 49 दूना 98, 4 दूना 8, h का मान हुआ 8/3, यही कह देंगे सेंटीमीटर, 8/3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, आइए अगला सवाल सुनिए। अगर हम ये सोच के अभी वीडियो बनाना छोड़ देते कि भैया लाइन कटल है, हमार थोपड़ा था नहीं, अच्छा नहीं दिखेगा, तो हो सकता है कि ये वीडियो फिर एक दिन लेट से आपको मिलता, क्योंकि अभी भी मैं मोबाइल के डाटा से ही वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है ना, गांव में नहीं है वाईफाई अभी भी। तो आइए अब ध्यान दीजिएगा जरा, 8 नंबर सवाल पर आइए, 8 नंबर सवाल पर, लेकिन आपका काम हो जाएगा। कहता है कि मुकुंद किसी धन को 1.5 वर्ष के लिए, किसी धन को 1.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर और सोहन उसी धन को 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक पर उधार लेता है, उन दोनों के ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो धन बताइए, ये पूछा है। सुनिएगा, एक सवाल है यहां कि मुकुंद जो है किसी धन को 1.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, 1.5 वर्ष के लिए उसी धन को 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक लेता है, उन दोनों के ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो धन बताइए। और रेट ना पता है, रेट यहां होना चाहिए, लीजिए रेट 10% लिख दिए, रेट छूट गया है टाइप करने में। ठीक है, या हो सकता है जिन्होंने क्वेश्चन भेजा उनके डाटा में थोड़ा गड़बड़ी है। मुकुंद किसी धन को 1.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर और सोहन उसी धन को 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक यानी 6 माही है, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया लेकिन 6 माही ब्याज दे रहा है, उधार लेता है, उन दोनों के ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो धन बताइए। तो पहले एसआई निकाल लीजिए, मुकुंद द्वारा जो है ना एसआई होता है R इंटू टी दोस्तों, तो 10% के दर से वो 1.5 साल के लिए 3/2 साल के लिए 2 से काट दिया, 5 बार में 5 से 15% उसको ब्याज देना है, जबकि सीआई है, तो सीआई कैसे करना है, 6 माही पर लिया है, अर्धवार्षिक लिया है,
तो आपको छमाही का चर्चा जब भी हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो लिया है ना, वो कौन लिया है? वो सोहन लिया है। तो अब सोहन जो लिया है दोस्तों, सोहन तो चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है, तो इसमें क्या है आपका 10% जो रेट है उसमें आपको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, 5% हुआ। क्यों भाग दिया जानते हैं? और वार्षिक कहा ना, तो एक साल में 6 माही 2 बार होता है, तो रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना, रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना, 1.5 साल में 2 से गुना कर दो, चलो 3 वर्ष हो गया। अब 5% के दर से 3 साल का निकालना है, तो याद रहे कि सीआई जो निकलता है 5% के दर से 3 साल के, 3 साल का जब भी रहेगा, पहला काम रेट का क्यों, दूसरा काम क्या होता है जानते हैं? आर गुना टी, ठीक, तब दशमलव देना है एसआई। इन दोनों को 2-2 अंक में लिखना है, 2-2 अंक में। कितने अंक में? 2 अंक में लिखना है। ये हम सीआई पढ़ाए हैं तो बताए हुए हैं। सुनिए कैसे, रेट का क्यों, ई वाला रेट लीजिएगा, ई वाला जो नया का आया है, सोहन 6 माही पर लिया है। 5 का क्यों कितना होता है? 125, 125 के 25, 2 अंक लिखा, हासिल 1 है, 125 के 25 लिखे, हासिल 1। अब आर गुना टी, तो 25 आर गुना, तो 25 ते 75, हासिल वाला 1, 76, 2 अंक लिखे, दशमलव। अब एसआई होता है 5 ते 1 15, 15.762 हुआ सीआई, जबकि एसआई आया था भैया 15%। तो अंतर कितना हुआ? सीआई एसआई का अंतर जो हुआ, इसको घटाएंगे तो केवल 0.7625% हुआ। तो ये अंतर आया, जबकि रुपया में अंतर 61 का है। अब 100% का मान निकाल दीजिए, मूलधन हो जाएगा। कैसे? 61 बट्टा ये 7625, ठीक है। सुनिए, और 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना मूलधन होगा, और यहां से दशमलव हटाए तो 4 जीरो और आएगा, 4 जीरो और आएगा, ठीक है, 4 जीरो और आएगा। 61 से इसको काट दीजिए 125 बार में, और 125 से इसको काटिएगा तो 125 8 1000 हो जाता है, और 3 जीरो और, यानी कि 8000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। जरा एक नजर ठीक से देख लीजिए, क्वेश्चन भैया दिख रहा है ना, तो काम चल जाएगा। आइए अगला बताइएगा, अगला। और हमें देखना है कि कितने लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, क्या सच में आप पढ़ रहे थे? आइए ध्यान दीजिए। तो 8 9 10 11 13 13 और 17 की माध्यिका ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए, 8 9 10 11 13 13 17, ये लिखायल ही है। माध्यिका में मध्य वाला, बीच वाला लीजिए, 3 इधर से छांटा, 3 इधर से छांटा, बीच में कौन आया? 11, यानी आपका जो माध्यिका हो गया ना भैया, वो माध्यिका कौन हो गया? 11 हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाइए तो जरा, अगला सवाल देखिए, इसको बनाइएगा। यह है 1 - 1/2 ब्रैकेट बंद, फिर 1 - 1/3 ब्रैकेट बंद, 1 - 1/4 ब्रैकेट बंद, 1 - 1/5 ब्रैकेट बंद, 1 - 1/6, और इसी तरह है लास्ट में कितना? 1 - 1/10, ठीक। इसका मान ये देखिए, 2 एकम 2 में से 1 गया, 1/2, ये आएगा 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3, ये आएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, इसी तरह 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5, इसी तरह चलते जाइए। यहां आया 10 एकम 10, 10 में से 1 गया 9, 9/10। होगा क्या? देखो ऐसे कटेगा तलवार छाप, नीचे वाला ऊपर वाला को, 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 नीचे वाला ऊपर वाला, इसके इधर कोई संख्या रहा होगा ना, नीचे वाला ऊपर वाला को काटा, लेकिन ये नीचे वाला आगे नहीं काटेगा क्योंकि आगे कोई है नहीं, तो इधर बचा 1 और उधर बचा 10, 1/10 आपका हुआ आंसर, ठीक है। आइए अगला सवाल, आइए अगला देखिए। तो सवाल कहता है, सवाल कहा क्या जानते हैं? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तीसरी संख्या ज्ञात करिए। ए बी सी डी ई, 5 को हो गया ना। इसका 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 90 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। 5 क्रमागत संख्या का योग है 90, तो क्रमागत संख्या जब होगा तो एक बात बताइए कि पहला अगर x होगा तो अगला x + 1 होगा, इससे एक ज्यादा, जैसे 1 2 3 4 5 होता है ना,
आने वाला जो होता है पिछला से एक ज्यादा होता है, उसी तरह आगे x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस, दोस्तों ध्यान देना, ये x प्लस 4 फिर x प्लस 5 हो गया। तो वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि 5 को है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। देखिए एक संख्या 2 3 4 5, ये पांचों क्रमागत का योग कितना कह दिया हमको, 90 कह दिया। तो 1 2 3 4 5, 5 गो तो x हुआ प्लस 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये हुआ बराबर हुआ 90। तो 5x बराबर हुआ उधर 80, क्योंकि 10 जाकर घट गया इसमें से, 5 से काट दिया 16 बार में, x की वैल्यू कितनी 16, तो x की वैल्यू 16। पूछता है तीसरी संख्या बताओ, ये पहली x प्लस 1 दूसरी, x प्लस 2 तीसरी, x के जगह रखते 16 प्लस 2 ना, क्योंकि x प्लस 2 है तो 16 प्लस 2 यानी 18 है। तीसरी संख्या कितना है 18। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना। अगला सवाल आइए, कहता है किसी विद्यालय में छात्रों का माध्य 32 है तथा शिक्षकों का माध्य 76 है, दोनों को सम्मिलित रूप से माध्य कितना होगा। देखो छात्रों का माध्य कितना 32 और शिक्षक का माध्य कितना 76, सबको जोड़ के 2 से भाग लगा दो, वो 2 समूह है ना, एक छात्र एक शिक्षक। तो लो 6 2 8 7 3 10, 6 2 8 7 3 10, 2 से भाग दे दीजिए, 54 दूना 108, ये हो गया सम्मिलित माध्य है। माध्य यानी औसत ही समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13, पूछा किसी तैराक की चाल, सुनिए, लेकिन 11 तारीख के फर्स्ट सिटिंग का भी कुछ क्वेश्चन है ये, और सेकंड सिटिंग का भी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अपने पास है वो मैं बता रहा हूं। किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह धारा के दिशा में 45 मिनट तक तैरता है तो वह 9 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। हां, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इन्वर्टर नहीं लोड ले रहा है। किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह धारा की दिशा में 45 मिनट तक यात्रा करता है तो 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 9 किलोमीटर धारा के दिशा में, यानी उस टाइम उस आदमी का, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ स्टीम, यानी धारा की गति और आदमी, मैन स्टीम यानी आदमी और धारा, ये दोनों के गति का योग आएगा 9 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में। तब 45 को घंटा में चेंज कर दूं, 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, इतना घंटा लगा, यानी 3/4 घंटा लगा। 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में वो आदमी जा रहा है, तो जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, जबकि वो आदमी का ओरिजिनल चाल 9 है, यानी वो आदमी का चाल पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन पता है कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा जा रहा है तब 12 हो जा रहा है, यानी धारा की गति 12 में से 9 घटा दीजिए, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहा है। आइए आइए जरा, अंधारे में हो जाएगा, ध्यान दीजिए पूरा, देखिए 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 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा 0 है, तो साइन 2 साइन स्क्वायर है, ठीक ना। हम टाइप मोबाइल से टाइप कर रहे थे, टाइप नहीं हो रहा था। लीजिए ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा, उसके जगह हमने @ बैठा दिया बराबर 0। तो क्वेश्चन सच में ये था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसको 1 ना कह देना, काहे कि भैया 1 कैसे कहिएगा, ये प्लस रहता ना, तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये देखिए, ये 0 होने के लिए देखो √3 में से √3 घटेगा तभी 0 होगा, नहीं तो एक बात बताइए, ये साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा बराबर 0। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है। एक काम करिए, थीटा के जगह अगर हम 60 डिग्री ले लेते हैं, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 माइनस ये √3 और कॉस थीटा कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। कॉस 60 का मान 1/2, क्योंकि थीटा की जगह हमने 60 लिया, यहां भी 60 यहां भी 60,
तो cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2। अब बताओ √3/2 में से ये √3/2 जाएगा, 0 ना हो जाएगा, 1 से √3 ना हुआ, गुना हुआ तो, यानी कि हम ले रहे हैं कितना 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री लेंगे, तो 60 डिग्री लेंगे तो √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos 60 का मान 1/2 होगा, इसका स्क्वायर ऊपर हुआ 3/4 माइनस ये हुआ 1/4। लीजिए 4 का एलसीएम 4, 3 में से गया 2/4, कट के आया 1/2 आपका आंसर। ठीक, चलो अगला सवाल है क्या, आइए। हाँ, एक सवाल बहुत मजेदार सवाल सब था, लेकिन आज का कहता है कि 2 अंकों की संख्या में यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाता है तथा संख्या के अंकों का योग 12 है, तो वह संख्या बताइए। देखिए ये सवाल बड़ी खतरनाक है, लेकिन इस सवाल में ऑप्शन होए के चाहिए। ये 4 ऑप्शन से सवाल जल्दी बनता, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो भी तो बनेगा। आइए बनाते हैं। अब बच्चों को ऑप्शन थोड़े ना याद रहता, बेचारा एग्जामों देता है, मेरे लिए क्वेश्चन भी याद करके आता है, कहां तक सब ऑप्शन भी याद करे। आइए, संख्या मान लीजिए कि संख्या का 2 अंक है x और y। अगर पलट कर बनाएगा तो कहिएगा कि yx बना, और लास्ट में कहता है कि उनके अंकों का योग 12 है, मतलब कि x + y = 12 है। ठीक ना, दोनों अंकों का योग। सवाल कहता है 2 अंकों की संख्या, हमने ये संख्या मान लिया दोस्तों कि संख्या हमारा xy, ठीक, 2 अंक है। आप जैसे देख लो 32 अगर मान लो संख्या, तो इसको कैसे लिखते हो, इकाई और दहाई में। देखिए इकाई दहाई, दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से और दहाई में 10 से, 3 दहाई कितना 30, ये हुआ ना 30 + 2 कितना 32 हुआ कि नहीं। अगर ऐसे लिखता, ऐसे रहता 432, तो इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना और प्लस सैकड़ा में 100 से गुना, तो 100 से गुना 400 हो जाता। अभी 432, 430 और 2 सबको जोड़ते 432, ऐसे भी तो लिखा जाता है ना। सुनिए, तो यही टेक्निक यहां पर लगाना होगा। 2 अंक की संख्या था xy, इसको पलट के बनाए तो yx। कहता है 2 अंकों की संख्या में यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या का 7 गुना, मतलब इस संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना, मूल संख्या के 4 गुना के बराबर है, और दोनों अंकों का योग 12 है, वहां दिया है। अच्छा, इसको कैसे लिखना है जानते हैं, इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है 10x + y। क्यों लिखना है भैया, इसलिए इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना, ये संख्या हुआ 2 अंक के। आई देखो इकाई में 1 से गुना अब प्लस, दहाई में 10 से गुना, 10y हो गया अब प्लस। अब अगर गुना कर देंगे तो 10 चौका 40 x 4y बराबर 10 सत्ते 70y अब प्लस 7x। 7x को ला के इधर घटा दीजिए, 33x हुआ, और 4 उधर गया तो 66y हुआ, यानी 33 दूना 66 हुआ, x बराबर 2y हुआ। तो दोस्तों रेशियो में देखो x अनुपात y लिख देंगे तो 2:1, मतलब 2/1 हुआ, क्योंकि y इधर आ जाएगा, तब देखो y इधर आ जाएगा तो बट्टा में 1 हो जाएगा। अब देखो तो दोनों अंकों का योग 12, यहां दोनों अंक 2:1 में है, तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करेंगे 2 और 1 3, दोनों अंकों का योग 3, जबकि रियल में योग 12, तो 3 चौके कितना 12, 1 का वैल्यू कितना 4, 4 दूना 8, संख्या 8 4 है, संख्या कितना 8 4। चलिए हो गया। आइए दोस्तों, बहुत समस्या हो रहा है अभी लाइन में। देखिए तो 8 हुआ 4 हुआ, यानी x का मान 8 y का मान 4, संख्या हमारा हो गया 84। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा, तो अगला सवाल हमारा ये है, पूछ लिया क्या, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 24 गुना है, यदि उन दोनों का योगफल 750 है, पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। लो HCF का 24 गुना है LCM, अगर ये x है तो ये 24x होगा, ठीक, और उनका योग कितना है 750 है ना। तो एक बात बताइए, इसको जोड़ेंगे तो 24x 1x कितना हुआ 25x बराबर कितना 750, 25 तियाई 75, 30 बार में कटा, x का मान कितना हुआ 30। अब पहली संख्या भी दिया हुआ है 30, तो दूसरी संख्या ध्यान देना, पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुना होता है एचसीएफ। ये जनरल चीज है, सबको पता होता है, जो भी थोड़ा तैयारी करता है बच्चा उसको। पहली संख्या 30 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको निकालना है एलसीएम। देखो x की वैल्यू 30 आया तो एचसीएफ 30 आया, एलसीएम हुआ 24, x की वैल्यू 30, 24 गुना 30, तो एलसीएम हुआ भैया हमारा 24 गुना 30 और एचसीएफ हुआ है 30। अब एक 30 को 30 से निपटा देंगे, दूसरी संख्या आ गया 24 तिहाई 72, 720 होगा दूसरी संख्या हमारा। ठीक है, चलिए आइए, तो हो गया, आज का काम खत्म हो गया। आज 17 सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में हम शायद नहीं पढ़ा पाते, या मेरे अलावा कोई दूसरा टीचर होता तो पढ़ाता ही नहीं, वो ये सोच के कि भैया ऐसे थोड़े होता है। लेकिन हम समझते हैं काम से मतलब है। क्वेश्चन आपको दिखा, समझ में आ गया, कल आप हमको देख लीजिएगा, और वो गाना मत खाली सुनिएगा कि रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ठीक ना। तो चलिए आज क्या किया, दिया बुता के आपको पता चला, यहां पर पढ़ाया गया और सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।